हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस पे। और आज हम अपना 8th क्लास की हिस्ट्री से जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर रहेगा हमारा सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। यानी अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से एजुकेशन के माध्यम से भारतीयों को अपने अधीन करने का एक निर्णय किया, उसमें कहाँ तक वो कामयाब होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले अध्याय के अंदर हम जान चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपनी तीखी चालें चल करके किस प्रकार से जो अपने कबीलियाई लोग थे उन लोगों को अपने चंगुल में फंसाया। फिर किस प्रकार से भारतीयों ने जो 1857 की क्रांति की उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे हमने वीवर्स के बारे में जाना कि किस प्रकार से वीवर्स के लाइफ को इन्होंने प्रभावित किया, उद्योगपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको प्रभावित किया, और आज एज ए होल कैसे ये नेशन को प्रभावित करते हैं वो सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे देखिए, इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स। किस प्रकार से हमने जाना था कि यहाँ पर जो राजा लोग थे उनका जीवन प्रभावित हुआ अंग्रेजों की वजह से, नवाबों का प्रभावित हुआ, पीजेंट्स किसानों का प्रभावित हुआ, ट्राइबल्स लोगों का प्रभावित हुआ। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशंस इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अब ये स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, आज इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। इन सब के लिए फॉर द ब्रिटिश ने क्या किया था इन इंडिया, वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कंक्वेस्ट। देखिए, जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे वो न केवल भारत के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार चाहते थे, न केवल व्यापारी बन करके आए थे, कंट्रोल ओवर रिवेन्यूज, न केवल वो टैक्स वसूलना चाहते थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन। उनका मानना था कि हमें भारत के अंदर एक सामाजिक मिशन भी हमारा है। हम भारतीयों को क्या बनाना चाहते हैं, सभ्य बनाना चाहते हैं। दे हैड टू सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य बनाना, कि भारतीयों को वो सभ्य बनाएंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उस समय अंग्रेजों के आने से पूर्व क्या हम सभ्य नहीं थे? क्या हमारे यहाँ पर संस्कृति नहीं थी? हमारी संस्कृति तो वो है जिसने विश्व को कुछ आगे बढ़ने के लिए दिया है। जैसे कि हम आपने गाना सुना होगा, जब जीरो दिया भारत ने, जब जीरो दिया भारत ने तब अन्य संसार को क्या आई थी, काउंटिंग आई थी, आपकी गिनती आई थी। इससे पहले भारत के अंदर आप जानते होंगे कि चरक जैसे महान चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी लोग हुए हैं। वहीं पर आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, कितने वराहमिहिर जैसे आपके यहाँ खगोल शास्त्री हुए हैं। तो भारत ऐसा नहीं कि प्राचीन समय से ही शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज एक ऐसी चाल चल के भारतीयों के दिमाग के ऊपर क्या करना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। भारतीयों की जो परंपराएं हैं, जो वैल्यूज हैं, उनमें परिवर्तन लाना चाहते थे, उनको बदलना चाहते थे। किस प्रकार से वो इसमें कामयाब होते हैं, व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस। इन सब के लिए देखिए, जो अंग्रेज लोग परिवर्तन चाहते थे उनके लिए वो कैसे परिवर्तन लेके आए, क्या करना पड़ेगा। हाउ आर इंडियंस टू बी एजुकेटेड। भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए। सिविलाइज, यहाँ पे शिक्षित करने का मतलब सिविलाइज, यहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब है अंग्रेज भारतीयों का कैसे मेंटली उनको टॉर्चर कर सकें, किस प्रकार से ऐसे भारतीयों को बना सकें कि जो जन्म से तो भारतीय हों लेकिन दिल और दिमाग से क्या हों, अंग्रेज हों। ऐसे भारतीय वो बनाना चाहते थे शिक्षा के माध्यम से। एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। और क्या चाहते थे, वो अच्छी प्रजा चाहते थे। ये सब्जेक्ट्स आपके जो पढ़ने वाले विषय वो नहीं है। जैसे राजा होती है, उसके जो प्रजा होती है, उस जिसके ऊपर राजा शासन करता है। क्योंकि अंग्रेज भारत पर अब शासन करने वाले थे तो उनको क्या चाहिए, अच्छे नागरिक चाहिए, ये जो उनकी बातों को मान सके। और वो कब मान सकते हैं, जब वो एजुकेशन के माध्यम से उनके माइंड का वाइट वॉश करेंगे, तब वो ऐसा कर सकते थे। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो ऐसे ऐसे भाई अंग्रेजों को, भारतीयों को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके उनके माइंड से उनको कैसे वाइट वॉश किया जाए, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस वो सोच रहे थे। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही थी, इनका आंसर नहीं मिल पा रहा था। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। काफ़ी वर्षों तक इसके ऊपर चर्चाएं चलती रही। यानी भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी वर्षों तक चर्चाएं की कि किस प्रकार से भारतीयों को हम अपने लिए इस्तेमाल करें, वो कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन इनके दिमाग में आया वो क्या था, हाउ द ब्रिटिश सा द एजुकेशन। भारतीयों ने, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने भारतीय एजुकेशन को किस प्रकार से देखा। तो देखिए, लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड
यानी अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के बारे में क्या सोचा, क्या कहा। इनमें से देखिए इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि कुछ अंग्रेज लोग ऐसे थे जो भारतीय वैल्यूज को महत्व देते थे, रेस्पेक्ट करते थे। वो पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसको भी वैल्यू देते थे और भारतीयों को भी वैल्यू देते थे। इसके अंदर क्या था, दैट नाउ टुक द ग्रांटेड फॉर इवल इन द लास्ट 200 ईयर्स। जैसे कि हमने देखा था कि 1757 की क्रांति से लेकर के 1947 तक लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया है। इस दौरान वो पूरे भारतीयों को देख चुके थे, क्योंकि 1757 से पहले, क्योंकि अंग्रेजों को लगभग यहाँ पे व्यापार करते हुए पूरे 150 शतक बीत चुका था। ठीक है, तो इस दौरान ये देख चुके थे कि भारतीयों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का है और इसमें ये आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। वो कैसे इंप्लीमेंट करना है उस चीज़ के लिए यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं थी। उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि वो विचारधाराएं क्या क्या थी। इसमें सबसे पहली विचारधारा जो आती है वो आती है ओरिएंटलिज्म। ये ओरिएंटलिज्म वर्ड को देखिए क्या होता है। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है जो प्राचीन। इस ओ से आप ओ को जोड़ लीजिए, इस ओ को ओ से ओल्ड से जोड़ लीजिए, ओल्ड प्राचीन, यानी प्राचीन तथ्य थे। इसके समर्थक कौन थे, विलियम जोन्स और विलियम जोन्स के जो साथी थे कोलब्रुक है, नाथानियल हल्लड है, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस परंपरा के क्या थे, समर्थक थे। तो इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको दो परिपाटी मिलेंगी, दो धारणाएं मिलेंगी, एक ओरिएंटलिस्ट मिलेंगे और एक मिलेंगे आपको एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट के बारे में हम आगे जानेंगे, पहले ओरिएंटलिस्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है, हु वर द ओरिएंटलिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसके दौरान देखिए आप क्या है, इन 1783 ए पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, यानी एक विलियम जोन्स नाम का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था। वो क्या बन के आता है, जो कलकत्ता जो 1772 का जो आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जहां पर कलकत्ता के अंदर क्या किया गया था, एक कोर्ट स्थापित किया गया था, वहां पर ये एक जूनियर जज बन करके आए थे। कौन, विलियम जोन्स। अब ये विलियम जोन्स थे कौन कौन थे, तो आपको पता चला होगा कि जूनियर जज थे कलकत्ता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने ये क्या थे कि ये क्या करना चाहता था, ये जज तो था ही साथ ये एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट कौन होता है, ए पर्सन हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस, यानी जिस व्यक्ति को 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, लिंग्विस्ट कहलाता है। एक्सपर्ट था, ये कौन कौन सी भाषाएं जानता था, ही स्टडीड ग्रीक लैटिन इन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के अंदर इन्होंने यानी ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा को सीखा था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच भाषा भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, इसका एक मित्र था। जैसे ये भारत आया तो इन्होंने अपने एक मित्र बनाया जो अरबी व्यक्ति था, उसने वहाँ से उनको अरबी भाषा और पर्सी भाषा भी सीख ली थी, पर्शियन भाषा को भी सीख लिया था। और जब ये कलकत्ता में रह रहा था, ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स ए डे विद पंडित्स, यानी ब्राह्मण लोगों के साथ इसने अपने समय बिताना शुरू कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सब टाइटल जो संस्कृत है वो भाषा सीख रहा था, उसके ग्रामर को सीख रहा था। ये सभी सीखने के लिए इसने क्या किया, इन लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना शुरू किया। और यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये एक यहाँ पर ये जो व्यक्ति नजर आ रहा है आपको, ये है आपका विलियम जोन्स और ये इसके मित्र हैं जो कि अरबी मित्र हैं। उनसे ये विभिन्न प्रकार की एजुकेशन ले रहा है। यहीं पर देखें तो इन्होंने आगे चल करके क्या किया, यहाँ पर देखिए क्या सीखा इन्होंने, पोएट्री को सीखा। क्या सीखा, पोएट्री को सीखा। सून ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन, धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारतीय जो प्राचीन पुस्तकें उनको पढ़ना शुरू कर दिया, भारतीय दर्शन शास्त्र का ज्ञान लेना शुरू कर दिया, धर्म को जानना शुरू कर दिया, भारतीय राजनीति, नैतिकता और अर्थमेटिक यानी गणित संबंधी और औषधि संबंधी इन सभी चीज़ों को, विज्ञानों को जानना शुरू कर दिया। ऐसे में क्योंकि कंपनी के अधिकारी थे तो यहाँ पर कंपनी के अंदर अन्य लोग जो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे, वैसे ही विचारधारा वाले कुछ अन्य व्यक्ति इनसे मिल जाते हैं और इनकी एक टीम बन जाती है। क्या बन जाती है, इनकी एक टीम बन जाती है। अब टीम बनाकर क्या करेंगे, क्या ये क्रिकेट खेलेंगे, क्या ये खो खो खेलेंगे। टीम बनाकर इन लोगों ने क्या किया, टीम बनाकर इन लोगों ने भारतीय जितने भी प्राचीन पुस्तकें थी उन प्राचीन पुस्तकों की खोज की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी टीम के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए कलकत्ता के अंदर जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यानी कुछ अंग्रेज अधिकारी और थे जो कि ऐसे विचारधारा वाले लोग थे। उनमें कौन कौन थे आपके, इंग्लिशमैन लाइक थॉमस कोलब्रुक। कौन थे, थॉमस कोलब्रुक थे, नाथानियल हल्लड थे, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति। ये आपका कौन है, थॉमस कोलब्रुक हैं।
आगे इनका एक और मैं फोटो दिखाऊंगा जो कि आपका नाथानियल हल्लड आपको दिखाई देंगे, जो कि इन्होंने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी व्यस्त रहे भारतीय प्राचीन पुस्तकों को खोजने में, जो विरासत है उसको तलाशने में, मास्टर इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय जो भाषाएं थी उनका ज्ञान प्राप्त करने में, एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। और इन्होंने इनका ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, इन सभी का इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन लोगों ने टीम बना करके ये काम क्यों किया, वाई दे डिस्कवर्ड। यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वाई दे डिस्कवर्ड द इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन हेरिटेज। क्यों इन्होंने इन चीज़ों को खोजा, इनके लिए क्या महत्वपूर्ण था इन चीज़ों में, तो उन सभी के डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्यों करना चाहते थे ये देखिए, इन्होंने जब इंग्लिश के अंदर इनको ट्रांसलेट किया, टुगेदर विद देम, इनके साथ कौन थे, जोन्स सेटअप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था बनाई गई, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनाई थी, ये 1784 के अंदर बंगाल के अंदर बनाई गई थी। 1784 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रही ये पुस्तक, इनकी जो संस्था थी ये। इसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ये जनरल था एशियाटिक रिसर्च, इन्होंने इसके माध्यम से रिसर्च किए, विभिन्न प्रकार की जो भारतीय पुस्तकें थी उनके ऊपर रिसर्च किए, और यहीं से इन्होंने आगे चल करके भारतीयों के बारे में अपने दृष्टिकोण डेवलप करने शुरू किए कि भारतीयों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इनके प्राचीन पुस्तकों में क्या था। क्योंकि भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में, क्योंकि इन्होंने सुन रखा था कि भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, और गुप्त काल के अंदर देखा जाए तो गुप्त काल के अंदर भारतीय साहित्य और कला का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के दौरान गुप्त शासकों ने भारतीय कला और संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया था, इसीलिए इसको क्या माना जाता था, स्वर्ण युग माना जाता था। इस सभी चीजों को समझने के लिए अंग्रेजों ने ये तलाशें जो हैं ये जारी की थी। तो अब आगे देखते हैं कि जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड। इन्होंने भारत के अंदर एक विशेष प्रकार का अपना दृष्टिकोण अपनाया। क्या था, दे शेयर ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, यानी भारतीय के साथ साथ अंग्रेजी जो साहित्य था उनके प्रति इनका एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था, आदर का भाव रखते थे, इंडियन सिविलाइजेशन को महसूस करते थे, और अटेंड द ग्लोरी। और इन्होंने महसूस किया कि भारत का जो गौरवमय अतीत था उसको ये लोग केवल उसी जब प्राप्त कर सकते हैं जब इनको पास्ट की बातों के बारे में ज्ञान हो, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड, जो कि अब क्या हो गया है, क्योंकि अतीत गौरव था, अब वो क्या हो गया है, वो डिक्लाइन हो गया है, उसका पतन हो गया है। वजह क्या थी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, यदि हम भारत को समझना चाहते हैं, हमने ऊपर जाना कि अंग्रेज लोगों ने टीम बना करके भारतीय जो साहित्य था उसका अध्ययन करना शुरू क्यों किया। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि वो क्या चाहते थे, क्या चाहते थे, अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट। इसलिए भारतीय जो भारत को समझने के लिए भारतीय जो संवैधानिक टेक्स्ट बुक्स हैं उनको और जो पवित्र पुस्तकें उनको पढ़ना बहुत जरूरी था। दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड, जो कि प्राचीन काल में इनको तैयार किया गया था गुप्ता शासन के, जो कि उस समय का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता, उनको पढ़ना बहुत जरूरी था। ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील एंड रियल आइडियाज, केवल उन्हीं के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, भारत की वास्तविकता को पहचान सकते हैं और भारत के लोग क्या चाहते हैं उनको बारे में समझ सकते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। एंड ओनली इन न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट, और इन ये जो टेक्स्ट हम खोजेंगे तो इनके बारे में एक नया दृष्टिकोण डेवलप किया जा सकता है भारत के अंदर। जो भारतीय लोग जो पिछड़ गए हैं उनको याद दिला करके उनका अतीत कैसा था इनको आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि इनको कोई अन्य साहित्य पढ़ा करके इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, इसलिए वो इस तलाश में चले गए। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हाँ इन्होंने टीम बना करके इस काम को क्यों शुरू किया। अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनके अर्थ को समझने की कोशिश की गई। ट्रांसलेटिंग देम, उनको ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर्स, और जो उन्होंने तलाश की, जो इन चीज़ों को खोजा वो दुनिया के सामने उन्होंने उजागर किया। कैसे उजागर किया, उसको ट्रांसलेट करके। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिशर्स लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, इससे न केवल अंग्रेज लोगों को भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति है, उसको समझने में मदद मिलेगी, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रिकवर
देयर ओन हेरिटेज, भारतीयों को भी अपने अतीत को समझने में मदद मिलेगी, एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज, और अपने अतीत को जो गौरवमय अतीत था उसको पुनर्स्थापित करने में इनको मदद मिलेगी। इसी को अंग्रेजों ने क्या बोला, ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन। इससे जो भारतीय लोग हैं इनका क्या मानना था, अगर जो हम ऐसा करेंगे तो भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या आएगा, एक रेस्पेक्ट आएगा। वो भारतीयों को इंडियन कल्चर का क्या समझेंगे, गार्जियन समझेंगे, और इस प्रकार से हम उनके क्या बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीयों के माइंड को झकझोरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं की पुस्तकों के माध्यम से वो उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडिया, ऐसे ही विचारों से प्रभावित होकर के बहुत से कंपनी जो अधिकारी थे वो टू प्रोमोट इंडियन, वो ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय ही जो कल्चर है, भारतीय साहित्य वो पढ़ाया जाए, बजाय उसके कि उनको पश्चिमी ज्ञान दिया जाए। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian। उन्होंने इसी के लिए तो क्या किया था कि अंग्रेजों को ये प्रोत्साहन दिया था कि भारतीयों के लिए भारतीय जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, प्राचीन जो वेद ग्रंथ हैं, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर मदरसाएं, स्कूल और आपके कॉलेज सेटअप किए जाएं, ताकि वो भारतीय लिट साहित्य और उसकी पोइट्री को समझ सकें। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स ought to be taught what they were already familiar। इनका मानना था कि जो लोग पहले से जिस चीज़ के अंदर परिचित हैं, यदि उनको वही चीज़ें समझाई जाएं तो वो हमारे लिए काफ़ी कीमती साबित हो सकती हैं, क्योंकि उस ज्ञान को वो आसानी से समझ सकते हैं। नॉट सब्जेक्ट्स व्हाट वर एलियन टू देम, न कि उन चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएंगे जो उनके लिए कि क्या है, एलियन है, विदेशी हैं, दूसरे हैं। वो केवल उसी में अच्छा कर पाएंगे जिसमें वो पहले से एक्सपर्ट हैं, पहले से वो जानकार हैं। Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives। नेटिव्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, नेटिव्स को क्या करना चाहते हैं, ये एजुकेट करना चाहते हैं, सिविलाइज करना चाहते हैं। और इन नेटिव्स को कब किया जा सकता है, जब उनकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा। उनकी भावनाओं के साथ कब खेला जाएगा, जब उनको उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाने की कोशिश की जाएगी। इस सब के लिए अंग्रेजों ने क्या किया वो देखिए, इन्होंने मदरसा सेटअप किए। ये पहला मदरसा सेटअप किया गया था 1781 के अंदर। समय किसका चल रहा था, समय चल रहा था आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय के दौरान ये बनाया गया था 1781 के अंदर। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता के अंदर पहला मदरसा खोला गया था अरेबिक और पर्शियन भाषा को और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। इसी वजह से, क्योंकि अंग्रेज से उन्हीं की भाषा में उन्हीं से क्या करवाना चाहते थे, उनका जो ज्ञान था पीछे का गौरवशाली, उस ज्ञान को लेना चाहते थे अंग्रेज लोग। इसी के चलते 1791 के अंदर कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा 1792 भी देखने को मिल सकता है। ये 1792 यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जोनाथन डंकन। क्या नाम था, जोनाथन डंकन। इन्होंने बनारस के अंदर बनारस हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस हिंदू संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन नाम क्या था, जोनाथन डंकन। इन्होंने इस जो आजकल के किस नाम से जाना जाता है, BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1792 के अंदर जोनाथन डंकन के सहयोग से हुई थी। या आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीय शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। और यहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी, क्योंकि इसके माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज भारतीय लोग जब इस अपनी भाषा को सीख जाएंगे तो अंग्रेज उनसे उन चीज़ों को, देखिए हमने जाना था कि विलियम जोन्स कौन है। विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता है। वो इन भाषाओं में इनको सीखेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, और फिर ये भारतीयों को किस प्रकार से आगे नियंत्रित करेंगे वो आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक विचारधारा जो ओरिएंटलिस्ट थी उनके बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग जो ग्रेव एरर्स ऑफ माना जाता है, यानी यहाँ पर एक एंग्लिसिस्ट, इनकी जो दूसरी विचारधारा है, यानी कि सभी लोगों ने भारतीयों की इस परंपरा को समाहित करने का, समझने का प्रयास नहीं किया गया। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी थे जो इनके घोर विरोधी थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड फील सेफ, एंड इफ एनीबडी हैव एनी डाउट you can comment in the comment box so that we can understand
विच टॉपिक वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो भी साथी अपने चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि हमारे द्वारा जो डिटेल स्टडी आपको प्रोवाइड की जा रही है उससे आपको समय पर इसका क्या मिल जाए, आपको लिंक उपलब्ध हो जाए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।